कल एक कोई वीडियो देख रहा था मैं जिसमें कि पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं वो अमेरिकी विश्लेषक से जो है बात कर रही थी और उनका ये कहना था कि अगर ट्रम्प आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में जो है क्या भारत पाकिस्तान को लेकर के क्या रुख होगा उनका, है ना? और क्या वो भारत पाकिस्तान को जो है वो अ, शांति वार्ता के लिए वो कह सकते हैं, या वो क्या मध्यस्थता कर सकते हैं, कश्मीर मुद्दे पर क्या उनका कहना होगा, है ना? तो इस पर जो है, जो विश्लेषक ने अपनी तरफ से बातें कही और उसने कहा कि और भी ज़रूरी काम है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जो है उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है सभ्यता के साथ और सादगी के साथ जो है डिस्करेज किया कि ये सब जो है मुद्दे पुरानी बातें हो गई। और पहले कार्यकाल में जब ट्रम्प पाकिस्तान से जो है जब वो मुखातिब होते थे या उनके साथ कुछ इंटरेक्शन होता था, तो उसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण ये था कि अफगानिस्तान में जो है अमेरिकी फ़ौजें और नाटो की फ़ौजें फँसी हुई थीं और उसको वहाँ से निकालने में जो है और तालिबान के साथ कोई सहमति बनाने में जो है अमेरिका की पाकिस्तान को, पाकिस्तान की ज़रूरत थी अमेरिका को। लेकिन अब ऐसा कोई मामला नहीं है, अब तो अफ़गानिस्तान से बाहर निकल चुका है अमेरिका। और अमेरिका के पास अब दुनिया में बहुत कुछ एजेंडे पे उसके काफ़ी कुछ है। पूरा जो इधर चीन के आसपास जो समुद्री इलाका है, जिसको कि इंडो पैसिफिक कहा जाता है, ये पूरा क्षेत्र जो है। इसके अलावा जो पश्चिम एशिया में चल रहा है वो भी मामला है। इसके अलावा जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है वो भी मामला है। तो इसके लिए जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है सुलह समझौता कराना, ये सब जो है पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन खैर उन्होंने घुमा फिरा करके जो है अपना बहुत ही नरमी से जो है बातों को रखा। मेरा इस विषय पर यही कहना है कि ट्रम्प जब आएँगे तो क्या करेंगे, क्या हो सकता है संभावना, इसके बारे में कुछ कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है। और भविष्यवाणी देखते हैं सही होती है कि नहीं होती है ना? कितना हम समझ पाते हैं व्यवस्था को। तो एक पुराना बयान है ट्रम्प का यूक्रेन को लेकर के। यूक्रेन को लेकर के उनका पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन इज़ अ गुड पीस ऑफ रियल एस्टेट, है ना? वो ज़मीन का सौदा करते रहे हैं, ज़मीन के बड़े बिज़नेसमैन रहे हैं, रियल एस्टेट में काम रहा है उनका, डोनाल्ड ट्रम्प का। तो इसलिए जो है उनका जो बात करने का तरीका है, जो बिज़नेस माइंडेड है वो, और वो जो है लेन-देन में विश्वास रखते हैं कि भई मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, तुम भी मेरे लिए कुछ कर रहे हो, इस तरह की बातें। इतना तो स्पष्ट माना जा रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद जो है यूक्रेन को कहा जाएगा कि आप रूस के साथ सहमति बनाइए, रूस के साथ कुछ समझौता कीजिए और लड़ाई को रोकिए। लड़ाई को रोकने के बाद में जो है ट्रम्प के पास चूँकि 4 साल होंगे, 4 साल का कार्यकाल है उनका, जो संवैधानिक रूप से है। अब आगे वो कुछ भी करना चाहें, वो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 4 साल का उनका कार्यकाल रहेगा। तो अगर वैसी स्थिति होती है तो वो कहेंगे कि यूक्रेन को कहेंगे कि भई तुम जो है रूस के साथ बैठ कर के मामला सुलझाओ, बातचीत करो, लड़ाई को रोको। और इसके बाद जो है, जो बड़ा बात होगा, जो बड़ी बात होगी वो ये होगी कि यूक्रेन में जो भारी विध्वंस हुआ है, पिछले कई महीनों से जो है वहाँ पर बम और मिसाइलें गिर रही हैं। वहाँ पर पुनर्निर्माण का काम जो है, रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है, वो बहुत ही एक बड़ा एक बहुत ही एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसको कि हासिल करने के लिए दुनिया भर के अनेक कंपनियाँ, दुनिया भर के अनेक सरकारें जो हैं वो लालायित होंगी। तो इसमें बिल्कुल ये संभावना है कि यूक्रेन में जो है पुनर्निर्माण का कार्यक्रम जो है, उसकी उसका जो ठेका है, वो कहीं न कहीं अमेरिका की कुछ कंपनियों को, या अमेरिका के जो खास जो देश हैं, उनकी कंपनियों को कुछ मिले इसमें। और ये फंडिंग जो है वो जो है वो इसमें एक मामला हो सकता है। इस पर ज़्यादा ध्यान होगा ट्रम्प प्रशासन का, ऐसा मुझे लगता है। फिर ये भी बात आती है कि यूक्रेन में जो है, यूक्रेन के कुछ 4 प्रांतों में जो है रूस का कब्ज़ा है। तो रूस का कब्ज़ा है, तो वहाँ भी विध्वंस हुआ है, वहाँ भी लड़ाई हुई है। रूस उसको छोड़ने को तैयार नहीं होगा और वो भी वहाँ चाहेगा कि वहाँ पर जो है पूरे रूस में जो है अर्थव्यवस्था का हालत पतली होगी। और इसके अलावा जो है, जो यूक्रेन के 4 प्रांत जिसको जिसको उसने नया-नया हासिल किया है, वो भी एक मामला है। तो यहाँ पर बहुत वृहद पैमाने पर जो है पुनर्निर्माण के कार्यक्रम होंगे और इसमें भारत के लिए संभावना बहुत ज़्यादा है।
भारत को यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम मिल सकता है, भारत के लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौके हैं। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो मामला है वो ये कि गज़ा में भी जो है पिछले कई महीनों से जो है वहाँ बम मिसाइलें गिर रही हैं और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पीछे के वीडियो में, कि बात कुछ ऐसी चल रही है, फ़ॉर्मूला कुछ ये प्रस्तावित किया जा रहा है कि गज़ा में भी जो है जो सुन्नी अरब देश हैं, वो जो है प्रशासन सँभालेंगे, जैसे नगर निगम होता है वैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल ये सब की सुविधा वो सँभालेंगे। विदेश मामला, सैनिक सुरक्षा और करेंसी का ले लेन-देन जो है ये मामला जो है वो इज़राइल के पास रहेगा। कुछ इस फ़ॉर्मूले पर जो है बात होगी, ट्रम्प सबको बैठा कर के इसके लिए सहमत करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद में फिर गज़ा में भी जो है बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण के कार्यक्रम होंगे और उसमें भी जो है भारतीय जो 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 कर्मचारी हैं, भारतीय जो उनके कुशल हों, अर्धकुशल हों, अकुशल हों, इन कर्मचारियों की वहाँ भारी ज़रूरत हो सकती है और वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें कि अमेरिका जो है वो हिस्सा लेना चाहेगा बड़े पैमाने पर एक बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये मामला हुआ, तो इसमें ही जो है काफ़ी समय उनका रहेगा। इसके इतर जो है मामला ये भी है कि जैसा मैंने कहा कि ट्रम्प प्रशासन के आने पर जो है बेंजामिन नेतन्याहू की ये कोशिश होगी कि यरूशलेम वाला मामला को जो है आखिरकार सेटल कर लिया जाए और यरूशलेम जो है पूरी तरह से इज़राइल के नियंत्रण में चला जाए। इसके लिए जो है नेतन्याहू ज़रूर कोशिश करेंगे, तो ट्रम्प का ध्यान इधर भी रहेगा कि इसको कैसे हम सुनिश्चित करें और दुनिया के देशों को जो है सहमत करें इस पर भी ध्यान रहेगा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा। फिर बात आती है कि ट्रम्प का जैसा हमेशा ये चुनावी अभियान में उनको कहते रहे हैं, ट्रम्प का जो एक सेलिंग पॉइंट है वो ये कि मेरे कार्यकाल में युद्ध नहीं होता, मेरे कार्यकाल में व्यापार होता है। इसको साबित करने के लिए वो कहीं न कहीं कोशिश करेंगे कि जो जो आईमेक कॉरिडोर है, जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर है, उसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाया जाए। उसमें फिर इज़राइल को भी फ़ायदा होगा उससे, इज़राइल को भी जो है सामान्य जो है उनके जो अभी जो बीते महीनों में जो उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, चूँकि वो युद्ध में लिप्त हैं, तो इसको भी जो है कहीं न कहीं कॉम्पेंसेट करने की बात जो है सामने आएगी। ये भी एक मामला होगा ट्रम्प के सामने जो उनके उनके लिए बहुत गंभीर होगा। ट्रम्प के कार्यकाल में जो है उनको जो राष्ट्रीय कर्ज़ है, जो नेशनल डेब्ट है उनका, तकरीबन $35 ट्रिलियन का है ये। ये बहुत बड़ी रकम है और हर बार जो है ये जो एक जो सीलिंग है उसको बढ़ा दिया जाता है और अमेरिका जो है अनाप-शनाप खर्चे कर रहा है और उसका जो कर्ज़ है वो बढ़ते जा रहा है। $35 ट्रिलियन का जो है कर्ज़ है। इसको भी कहीं न कहीं देखना होगा, ये एक खतरा है। 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो गया, इसके साथ में एक डी-डॉलराइज़ेशन का मामला है, जो काफ़ी गति पकड़ रहा है ना? चाहे वो अमेरिका के दोस्त हों, चाहे अमेरिका के दुश्मन हों, चाहे वो अमेरिका से निष्पक्ष हों, है ना? तीनों ही प्रकार के देश जो हैं, वो कहीं न कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम हो और किसी और मुद्रा पर, किसी और तरीके से जो है व्यापार करना जो है, वो संभव हो अब। तो आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो है एक बहुत ही एक प्रॉमिसिंग एक फोरम बन के उभर रहा है और मलेशिया जैसे देश और थाईलैंड जैसे देश भी इसमें शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। भारत के पड़ोस में जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी जो है वो इच्छा जताई है कि वो शामिल होना चाहते हैं इस पर और अभी जो है सऊदी अरब से लेके ईरान से लेकर के इथियोपिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका सभी जो है वो शामिल हुए हैं इस ब्रिक्स समूह में। तो डी-डॉलराइज़ेशन अगर होता है, तो अमेरिका का वर्चस्व दुनिया भर में कम होगा और अमेरिका की जो खर्च करने की क्षमता है, वो भी कहीं न कहीं कमी हो उसमें आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि ट्रम्प जो हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनका जो एक अड़ियल रवैया रहता है, उसको लेकर के वो किस तरह से जो है बाकी देशों को समझा सकेंगे कि डॉलर आपको इस्तेमाल करना चाहिए और डॉलर इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ बड़े एजेंडे हैं जिन पर काम करना जो है बहुत आवश्यक होगा। ट्रम्प जो है वो घुसपैठ पर और बॉर्डर को जो है मजबूत करने पर जो है काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। घरेलू उनके पास मुद्दे बहुत हैं। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो काफ़ी समय से कोशिश कर रही है कि जो डेमोग्राफ़ी में बदलाव हो रहा है उसको रोका जाए और
जो 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 मैन्युफैक्चरिंग है उसको वापस यहाँ लाया जाए, यहाँ के लोगों को काम दिया जाए, यहाँ पर जो है लोगों के पास इतनी अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए कि वो जो है काम भी कर सकें और अपना परिवार बना सकें, जिससे कि डेमोग्राफी जो है उसको सँभाला जा सके। तो ये कोई 4 साल, 8 साल या 10 साल, 20 साल का कार्यक्रम नहीं है। इसके लिए आपको लंबी नीति बनानी होगी, ठोस नीति बनानी होगी, और जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो बीते अभी 4 साल में बीते 10 साल में जो 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 ट्रेंड जोर पकड़ा है कि सब लोग जो है अमेरिका जाना चाहते हैं, वहीं बसना चाहते हैं, वहीं पर जो है ग्रीन कार्ड होल्डर बनना चाहते हैं, वहीं पर जो है नागरिक बनना चाहते हैं, और वो वहाँ पर एक्टिविज़्म भी करना चाहते हैं। अमेरिका के लिए भी एक्टिविज़्म करना चाहते हैं और अपने जिस देश से आए हैं वहाँ के लिए भी एक्टिविज़्म करना चाहते हैं। तो ये एक जोर पकड़ रहा है मामला। इसको भी इनको सँभालना होगा, और जब ट्रम्प इस तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उनको टकराव का सामना, उनको जो है एक विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी उनका समय और उनकी ऊर्जा और उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसमें लगेगा, और ये भी एक बहुत बड़ा उनके सामने काम होगा। फिर बात आती है नेटो की, फिर बात आती है यूरोप की, क्योंकि अगर यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर जो है रूस का कब्ज़ा रह जाता है और उसके बाद जो है शांति वार्ता होती है दोनों के बीच में, तो फिर यूरोप को सोचना पड़ेगा कि भई अमेरिका तो भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि बाइडेन जब आए तो उन्होंने कुछ और कहा, ट्रम्प आ रहे हैं तो कुछ और कह रहे हैं, कल को दूसरा राष्ट्रपति आएगा तो वो कुछ और कहेगा। तो फिर जो यूरोप है वहाँ पर जो है अव्यवस्था फैल जाएगी, और वहाँ पर जो है उनको सोचना पड़ेगा कि अब उनका नेता कौन होगा, क्योंकि यूरोप के साथ समस्या ये है कि यूरोप कोई एक बड़ा देश नहीं है। यूरोप जो है कई देशों का एक समूह है ना? और उसको स्थिरता प्रदान करने वाला, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला, उसको जो है कहीं न कहीं एक सैनिक सुरक्षा प्रदान करने वाला जो है, अभी तक एक गार्जियन फिगर जो है वो अमेरिका हुआ करता था। लेकिन अब अगर अमेरिका अपने इस भूमिका से पीछे हटता है, तो वैसी स्थिति में यूरोप के लिए समस्या ये होगी कि वो निवेश कहाँ से लाए, अपनी डेमोग्राफी को कहाँ से बचाए, उसके अलावा जो है जो बाहर से घुसपैठ हो रही है उसको कैसे रोके, उससे कैसे निपटे, और उनके यहाँ जो घरेलू राजनीति में जो विवाद बढ़ते जा रहे हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथियों के बीच में जो है टकराव बढ़ते जा रहा है, और उसका जो है दोनों का जो है ताकत बढ़ती जा रही है, उसको कैसे रोकें, है ना? अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, रूस से तेल, गैस खरीदें कि नहीं खरीदें, भारत के साथ संबंध रखें कि नहीं रखें, क्योंकि भारत जो है वो रूस से गैस खरीद करके जो है पुतिन का साथ देखा जा रहा है कम से कम। तो ये कई सारी बातें हैं जिसको कि जो है ट्रम्प के कार्यकाल में जो है हमको सुलझाना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि उनका 4 साल का कार्यकाल ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका में जो व्यवस्था है अभी तक वो ये है कि एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो कुल मिलाकर के 8 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल वो हो सकता है। तो ट्रम्प का ये कार्यकाल हो चुका है, दूसरा कार्यकाल बचा है, तो अब ये 4 साल का होगा। तो अगर संविधान में कोई बदलाव वो नहीं करते हैं, 4 साल के बाद वो अगर व्हाइट हाउस छोड़ देते हैं, तो ये सब काफ़ी कम समय है, 4 साल का समय, और जो है इसमें जो है वो एक देखने वाली बात होगी कि वो कैसे जो है उनके उनके पास काफ़ी कुछ है करने को, काफ़ी उनका एजेंडा काफ़ी वो है, और हर जगह उनको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल निश्चित है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है सुलह समझौता कराना या कश्मीर के बारे में बात करने का समय उनको मिलेगा, है ना? तो जो भी पाकिस्तान में ऐसी उम्मीद पकड़ के बैठे हों, उनके लिए ये वीडियो जो है हो सकता है काम का हो।